अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाज़िया कंवल। खेलों की खबरों में मैं आपका साथ दूंगा मोहम्मद अनीस। और बदलते मौसम की खबरें लिए मैं हूं अब्दुल कदीर। फिल वक्त आपको वापस लिए चलेंगे मेंडेस की जानिब। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। मेहनत कशों के हुकूक को यकीनी बनाने का अज़्म, आलमी यौम मजदूर पर मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद। समाजी तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी और मसाइल हल करने पर जोर। मेहनत कशों को निज़ाम में हिस्सादार बनाना आलमी मईशत के लिए बुनियादी चैलेंज है। अजनास की कीमतों में इजाफे की वजह से मेहनत कश तबका दबाव का शिकार है। मजदूरों की समाजी और माशी बहबूद यकीनी बनाने के लिए कोशिश हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। पार्लियामेंट का फैसला आपको मानना पड़ेगा। नवाज शरीफ भी इंशाल्लाह जल्दी इस मुल्क में वापस आएगा। तरक्की का वो सफर जो 2017 में टूटा था, इंशाल्लाह ताला 2023 के इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ की क़यादत में दोबारा शुरू होगा। मुल्क का आइन और पार्लियामेंट सुप्रीम है। इमरान खान साजिश करना बंद कर दें। ऑडियो लीक्स ने पूरे गैंग की असलियत कौम के सामने अयां कर दी। मुल्क को जबरदस्ती के मसाइल में उलझाया हुआ है। नवाज शरीफ के तरक्याती मंसूबे निकाल दिए जाएं तो पीछे सिर्फ खंडरात ही बचते हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। इमरान खान बखूबी जानता है कि इसके दौरे हुकूमत में मेहनत कशों के साथ क्या किया गया। 2 करोड़ अफराद को खते गुर्बत से नीचे धकेलने, 60 लाख को बेरोजगार करने वाला गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकता। ये बेहिस और बेशरम आदमी है। लोग गर्मी में पैदल चल चल कर बेहाल हो गए और ये गाड़ी में बैठकर पूछ रहा है कि क्या लोग थक गए हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल पार्लियामेंट हाउस में होगा। अरकान की मसरूफियात के बायस मुज़ाकरात का वक्त तब्दील। मुज़ाकराती अमल कल दिन 11 बजे के बजाय रात 9 बजे होगा। सहूलतकार इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि अवाम के सामने पूरा सच बोला जाए। नवाज शरीफ को इलेक्शन से बाहर रखने की साजिश कामयाब नहीं होगी। पार्लियामेंट को मजीद मजबूत करना होगा। विफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ। खाना जंगी के शिकार सूडान से पाकिस्तानियों का इनखला जारी। मजीद 93 अफराद खुसूसी परवाज के जरिए इस्लामाबाद पहुंच गए। 636 हमवतन 5 खुसूसी परवाजों के जरिए कराची पहुंच चुके। 1000 के करीब तमाम पाकिस्तानियों के इनखला का अमल आइंदा 24 घंटे में मुकम्मल कर लिया जाएगा। तेज रफ्तार स्ट्रीमिंग के मैदान में पाकिस्तान टेलीविजन को मुसाबकती बरतरी की फ्राहमी। पीटीवी फ्लिक्स एप्लीकेशन का इजरा। ऐप पर तारीखी ड्रामा और प्रोग्राम्स की भरपूर लाइब्रेरी मौजूद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की वज़ीर इत्तलात और पीटीवी इंतजामिया को मुबारकबाद। पीटीवी फ्लिक्स से पीटीवी ड्रामों की मकबूलियत मजीद बढ़ेगी। अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम दोहा में 2 रोज़ा इजलास। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस, वज़ीर ममलिकत हिना रब्बानी खैर, अमरीका, रूस, चीन समेत 25 ममालिक और आलमी तंजीमों के मंदूबीन शरीक। अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल, ख़वातीन की मुलाजमत और तालीम पर पाबंदी, जामे तर्ज़ हुक्मरानी जैसे अहम मसाइल एजेंडे का हिस्सा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी, मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों में बड़ी तादाद में नौजवान गिरफ्तार। जम्मू में सरकारी सरपरस्ती में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के इंतहा पसंदों का मुजाहिरा। मुसलमानों को इलाके से बेदखल करने का मुतालबा। मुल्क के बालाई इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। हाफिजाबाद, सियालकोट, कसूर और गुजरांवाला में बादल जमकर बरसे। गढ़ी दुपट्टा, मुजफ्फराबाद, पेशावर, दीर, मर्दान, कलात और दलबंदीन में मूसलाधार बारिश। वज़ीर आज़म की तमाम मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने और सूरत हाल की कड़ी निगरानी की हिदायत। सूडान में कशीदगी बरकरार। मुतहारिब ग्रुपों के दरमियान फायरबंदी मुआहदे में 72 घंटे की तौसी पर इत्तिफाक। गोलाबारी और फायरिंग का सिलसिला जारी। सूरत हाल ब्रेकिंग पॉइंट की तरफ बढ़ रही है।
जंग के खतरनाक नताइज निकल सकते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबाह। शाम में दाइश का सरबरा अबू हुसैन अल कुरैशी मारा गया। तुर्क खुफिया एजेंसीज ने खुसूसी ऑपरेशन किया। तुर्क इदारे काफी अरसे से ताक़ुब में थे, अहम कामयाबी है। सदर रजब तैयब एर्दोगान। रूस और यूक्रेन के दरमियान मशरकी महाज पर लड़ाई में शिद्दत। रूसी फौज की बाखमूद शहर का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने की कोशिशें। यूक्रेन का मुतादिद रूसी मिसाइलों को फिजा में तबाह करने का दावा। 4-3 से कामयाबी। इंग्लिश प्रीमियर लीग पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और पाकिस्तान न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम्स के कराची में प्रैक्टिस। कराची की कंडीशंस मुख्तलिफ हैं, पूरी तवज्जो सीरीज जीतने पर है। 4 नंबर पर बैटिंग करना चाहता हूं, लेकिन जरूरत के मुताबिक 5वें नंबर पर बैटिंग कर रहा हूं। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की मीडिया से गुफ्तगू। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, तरक्याती अमल में मजदूरों के किरदार को उजागर करने और उनके हुकूक को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का दिन मनाया गया। दिन की मुनासिबत से मुल्क भर में वॉक्स, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया गया, जिनमें मजदूरों के लिए सोशल सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और उनको दरपेश मसाइल हल करने की जरूरत पर जोर दिया गया। यौम मई पर अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मेहनत कशों को निज़ाम में हिस्सादार बनाना आलमी मईशत के लिए बुनियादी चैलेंज है। हकीकत यह है कि आलमी मंडियों में उतार चढ़ाव ने मेहनत कशों की माशी मुश्किलात में बहुत इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि अजनास की कीमतों में इजाफे की वजह से मेहनत कश लोग खुद को शदीद दबाव में महसूस करते हैं। तरक्की की वो इमारत जो मेहनत की बुनियाद पर खड़ी है, अगर इसकी तामीर में बुनियादी किरदार अदा करने वालों को समरात से महरूम रखा जाए तो वो टूट फूट का शिकार हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि हुकूमत मेहनत कश तबके की समाजी और माशी बहबूद को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक मजदूर और आजर पैदावारी अमल में शराकतदार हैं और इनका ताउन और दोस्ताना ताल्लुक मजमूई समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए जरूरी है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में मेहनत कशों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि माशी खुशहाली में अपना हिस्सा डालने के बावजूद मजदूरों को मुतादिद मसाइल का सामना है। गैर महफूज माहौल, मजदूरी के गैर मुनसिफाना तरीके, कम उजरत, अदम तहफ़्फ़ुज़, काम की जगह पर ख़वातीन की हिरासगी समेत शामिल हैं। सदर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी लेबर फोर्स और नौजवानों की तादाद है, जिसे जदीद हुनर फराहम करने की ज़रूरत है। उन्होंने आजरों से दरख्वास्त की कि मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि मुल्क का आइन और पार्लियामेंट सुप्रीम है, मुल्क को जबरदस्ती के मसाइल में उलझाया हुआ है। इमरान खान साजिश करना बंद करते हैं। लाहौर में यौम मई की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक्स ने पूरे गैंग की असलियत कौम के सामने अयां कर दी है। तफसील बता रही हैं सिद्रा आसिम। मॉडल टाउन लाहौर में लेबर डे के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि मुल्क में मौजूदा बहरान और डॉलर की ऊंची उड़ान का जिम्मेदार इमरान खान और इसका टोला है। उन्होंने कहा कि इमरान खान का हर बार नाकाम हुआ, लेकिन इसको बचाने वाले फिर सामने आ गए हैं। आज मैंने सुना कि ये जो फितना है ये मजदूरों के लिए रैली निकाल रहा है, तो मैं इसको कहती हूँ कि तुम रैली ना निकालो, तुम सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करना बंद कर दो, मजदूर का भला हो जाएगा। मुल्क के अंदर मोटरवेज बन रही थी, कारखाने लग रहे थे, बिजली के कारखाने लग रहे थे, लोड शेडिंग खत्म हो रही थी, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी खत्म हो रही थी और मईशत तेजी से तरक्की कर रही थी। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2017 की बात है जब आपका नुमाइंदा नवाज शरीफ वजीर आजम था। अल्लाह ताला के फजलो करम से जो भी काम वो कर रहा था उसका सिला मजदूर को पहुंच रहा था। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर ने कहा कि जिस शख्स ने नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर निकाला, आज इसका बेटा रिश्वत लेते पकड़ा गया। साकिब निसार का बेटा, उसकी ऑडियो हमने सुनी, उसका बेटा कह रहा है कि किसी को जो टिकट के लिए अप्लाई किया है पीटीआई के टिकट के लिए, उसको कह रहा है कि तुमने अगर
1,20,00,000 से कम लिए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। मरियम नवाज ने कहा कि मुल्क की तारीख में नवाज शरीफ की हुकूमत के 9 साल खुशहाली के अदवार थे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने सख्त माशी हालात के बावजूद कम से कम उजरत में इजाफा किया। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ बहुत जल्द अपने अवाम के दरमियान होंगे और मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सफर जहां से टूटा था वहीं से दोबारा शुरू होगा। पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर ने तकरीब के एहतमाम पर मुस्लिम लीग नून के मुतहरिक लेबर विंग की कोशिशों को सराहा। इस मौका पर दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया और कहा कि नवाज शरीफ के विजन पर अमल पैरा होकर मुल्क तरक्की की कई मंजिलें तय करेगा। सिद्रा आसिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान बखूबी जानता है कि इसके दौरे हुकूमत में मेहनत कशों के साथ क्या किया गया। 2 करोड़ अफराद को खते गुर्बत की लकीर से नीचे धकेलने और 60 लाख को बेरोजगार करने वाला गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकता। उन्होंने कहा कि कैसा बेहिस और बेशरम आदमी है। लोग गर्मी में पैदल चल चल कर बेहाल हो गए और बाल्टी की सिक्योरिटी लेने वाला गाड़ी में बैठकर पूछ रहा है कि क्या लोग थक गए हैं, मगर ये शख्स गाड़ी से निकले कैसे। हुकूमत और तहरीके इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल पार्लियामेंट हाउस में होगा। हुकूमत और तहरीके इंसाफ के मुज़ाकराती अरकान की मसरूफियात के बायस मुज़ाकरात का वक्त तब्दील कर दिया गया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा है कि वक्त की तब्दीली फरीकैन की रजामंदी से की गई है। मुज़ाकराती अमल कल दिन 11 बजे के बजाय रात 9 बजे होगा। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ कहते हैं कि सहूलतकार इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि अवाम के सामने पूरा सच बोला जाए। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 2023 के इलेक्शन सबूताश नहीं होने देंगे और ना ही मोहम्मद नवाज शरीफ को इलेक्शन से बाहर रखने की साजिश कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि हमें पार्लियामेंट के साथ खड़ा होकर इसे मजीद मजबूत करना होगा। ये अदारों में बैठे लोगों की जिम्मेवारी है। जिन अदारों में बैठे लोगों ने ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया था, ये उनकी जिम्मेदारी है। जिनके अदारों में बैठे लोगों के हवाले से इंकशाफात सामने आ रहे हैं, ये उन अदारों की जिम्मेवारी है एहतसाब करने की जिन अदारों के लोगों ने इसके साथ मनसूबाबंदी मिलकर की थी। मुझे कोई ये बताए कि क्या नवाज शरीफ को आलमी कुव्वतें, वो आलमी कुव्वतें या पाकिस्तान के अंदर वो कुव्वतें जो नवाज शरीफ को कौम मोहसन समझती है, कौमी एहसान उसके समझती है कि नवाज शरीफ को इंतखाबी मैदान से फिर इसलिए बाहर रखा जा रहा है और इमरान खान को इंतखाबी मैदान में इसलिए अंदर रखा जा रहा है कि उसकी जरूरत है और नवाज शरीफ की कौम को जरूरत है रहे, मगर उनके मफादात के खिलाफ है नवाज शरीफ, लिहाजा उसको बाहर रखना चाहिए। नहीं मान सकते, नहीं मानेंगे। हमने 3 दफा मान लिया कौमी मफाद में, आज उसकी जितनी बड़ी कीमत अदा कौम कर रही है, रियासत अदा कर रही है, अब कौम रियासत मुतहम्मल नहीं है और कुर्बानी की। वजारत मजहबी उमूर ने आज़मीन हज से आब ज़मज़म की मद में इजाफी पैसे वसूल करने की खबरों की तरदीद की है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सेनेटर तलहा महमूद ने कहा है कि वो हज इंतजामात की खुद निगरानी कर रहे हैं। हज पैकेज में आब ज़मज़म के पैसे शामिल हैं। आज़मीन से पैकेज से ज्यादा कोई रकम वसूल नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज़मीन से इजाफी पैसे वसूल करने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि आज़मीन हज के लिए बेहतरीन रिहाइश और सफरी सहूलियात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। उनका कहना था कि आज़मीन की एक बड़ी तादाद की रोड टू मक्का के जरिए इमिग्रेशन होगी। और सूडान में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला का अमल जारी है। मजीद 93 हमवतन खुसूसी परवाज के जरिए इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। सूडान में फंसे पाकिस्तानियों का इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वफाकी वजीर बराए समुंदर पार पाकिस्तानी साजिद हुसैन तूरी और वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी और अवामी अमूर अमीर मकाम ने मुसाफिरों का इस्तकबाल किया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर मकाम ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आज 93 लोग यहाँ आ गए या रिसीव कर दिया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपने लोगों को वहीं से पाकिस्तानियों को निकालने का बंदोबस्त बहुत आसान तरीके से किया और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब खुद
اس کو مانیٹر کر رہا ہے. सूडान से पाकिस्तानियों के इनखला का अमल जारी है. सूडान में फंसे 93 पाकिस्तानी आज PK-754 के जरिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे हैं. अब तक 636 फंसे हुए पाकिस्तानी वतन वापस लाए गए हैं और PAF की 5 खसूसी परवाजों के जरिए सूडान से जद्दा के रास्ते जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पहुंचे हैं. अगले 24 से 48 घंटों में सूडान से तकरीबन 1000 पाकिस्तानियों को निकाल लिया जाएगा. फॉरेन ऑफिस ने उसमें काफ़ी मुस्बत पॉजिटिव रोल मतलब टाइम पे अदा किया है. जिस तरह सूडान से मतलब है कि सारे मतलब भाई समंदर जो है ना सऊदी अरब पहुंच जाते, फिर सऊदी अरब के बाद एयरफोर्स वालों ने कराची में मतलब हमारी UPF वाले पेश है, हर मतलब उनको रिसीव कर रहे हैं. इस्लामाबाद पहुंचने वाले पाकिस्तानियों ने बर वक्त हुकूमती एक्शन और इनखला के अमल में ताउन और सहूलियात की फराहमी को सराहा. एम्बेसी का रवैया बहुत अच्छा रहा है, बहुत ज़्यादा उन लोगों ने कोऑपरेट किया है. सूडान से पाकिस्तान ने निकाला गया और उनकी मेहरबानी और शहबाज शरीफ का शुक्रिया. हुकूमत की तरफों पूरा तावन मिले अल्हम्दुलिल्लाह. अहीं अच्छे तरीके नाल आसान तरीके नाल उथों निकले, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं बनी. एम्बेसी वाले ने साडे नाल बहुत तावन कीता है, खाना दिता है, रिहाइश दी है खरतूम दे विच. सूडान में फंसे पाकिस्तानियों को पहले मरहले में सूडान की बंदरगाह तक पहुंचाया जा रहा है, जबकि दूसरे मरहले में बंदरगाह से बहरी जहाज के जरिए जद्दा बजरिया हवाई जहाज पाकिस्तान लाया जा रहा है. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने PTV फ्लिक्स के इजरा पर वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और पाकिस्तान टेलीविजन के इंतजामिया को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि इस ऐप से PTV ड्रामों की मकबूलियत मजीद बढ़ेगी. तफसील बता रहे हैं मोहम्मद नवीद अजहर. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि PTV फ्लेक्स के इक़दाम से न सिर्फ PTV ड्रामों की मकबूलियत मजीद बढ़ेगी बल्कि इन ड्रामों को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी आसानी से अपने मोबाइल पर देख सकेंगे. वज़ीर आज़म ने इस मुस्तहसन इक़दाम पर वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, वज़ारत इत्तलात व नशरियात और पाकिस्तान टेलीविजन की इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने भी अपने ट्वीट में PTV फ्लेक्स को सराहते हुए इस इक़दाम पर वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब को मुबारकबाद दी. PTV फ्लिक्स ऐप की इफ्तिताही तकरीब इस्लामाबाद में हुई. ऐप के लॉन्च होते ही अवाम में इसकी मकबूलियत तेजी से बढ़ रही है. ऐप का मकसद नाजरीन की PTV के लाजवाब ड्रामों और प्रोग्रामों से मुतल्लिक यादें ताज़ा करने के साथ साथ पाकिस्तान के बर्रे सगीर में 60, 70, 80 और 90 के मकबूल तरीन ड्रामों और प्रोग्राम्स को महफूज करना भी है. और आज की नौजवान नस्ल को पाकिस्तान टेलीविजन के सुनहरी दौर 50-50, अलफ नून, आंगन टेढ़ा, ख्वाजा एंड सन्स और अंधेरा उजाला जैसे ड्रामों और कॉमेडी शोज से रूशनास कराना भी है. PTV फ्लेक्स ऐप में टेली फिल्म्स, PTV के अवार्ड शोज, मौसीकी, मजहबी और तफरीही प्रोग्राम्स और बच्चों के प्रोग्राम्स और ड्रामे भी शामिल हैं. ये ऐप एंड्रॉइड सार्फिन प्ले स्टोर से जबकि आईफोन सार्फिन ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. PTV फ्लेक्स का एक मकसद ये भी है कि नौजवान नस्ल को बताया जाए कि 60, 70 और 80 की दिहाई में किस लेवल पर बेहतरीन काम किया जाता था, किस तरह अच्छी स्क्रिप्टिंग की जाती थी और कितने बेहतरीन ड्रामे प्रोड्यूस किए जाते थे. मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद. PTV फ्लिक्स ऐप के इजरा को कौमी सतह पर बहुत पजीराई हासिल हो रही है. ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता नामवर शख्सियात ने PTV के इस इक़दाम को खूब सराहा है. तफसील बताएंगे रिजवान आरिफ. अगर आप पाकिस्तान टेलीविजन के सुनहरी दौर के ड्रामों और प्रोग्राम्स तक रसाई चाहते हैं तो PTV ने आपके लिए PTV फ्लिक्स के नाम से एक ऐप मुतारिफ करवा दी है. PTV फ्लिक्स ऐप में मुख्तलिफ ड्रामों और प्रोग्रामों का आर्काइव मुरतब किया गया है, जिसमें टेली फिल्म्स, PTV के अवार्ड शोज, मौसीकी, मजहबी और तफरीही प्रोग्राम्स और बच्चों के प्रोग्राम्स शामिल हैं. बुशरा अंसारी, समीना अहमद, बहरोज सब्जवारी, फैसल कुरैशी और दीगर नामवर फनकारों ने PTV के इस इक़दाम को खूब सराहा है. इतने खूबसूरत ड्रामे पुराने जिससे कि मतलब एक हमारी कल्चरल हिस्ट्री है जो कि PTV में थी और वो लोग देख नहीं सकते थे, बातें करते थे कि हम देख लें और बहुत सारी चीज़ें दे वर गेटिंग लॉस्ट. सो नाउ वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू सी एवरीथिंग. PTV हमारी मदर इंस्टीट्यूशन है. हमने सब कुछ PTV से सीखा है और PTV फ्लिक्स ने हम सबको जो काम हमने पिछले 50 बरस में किया है, हमारे साथियों ने किया है, हमारे असतिज़ा ने किया है, उसको नया कर दिया है. आपके स्मार्ट टीवी पे, आपके आईपैड पे, आपके फ़ोन पे वो सब कुछ है जो आप देखना चाहते थे और हम भी देखना चाहते थे. सो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो. ख़ास तौर पे PTV के चेयरमैन सुहेल खान साहब, मरियम औरंगज़ेब और कमल मसूद, इन सब की एफर्ट है और बहुत कुछ इन्होंने जमा किया है, कटी फटी टेपें जोड़ी हैं, पता नहीं किस तरह पूरी टीम ने ये सारा काम किया है. सो ऑल द बेस्ट एंड वी आर वेरी हैप्पी. गोल्डन एरा इज बैक विद HD. वो तमाम लोग
जिनकी बहुत सारी यादें हैं पीटीवी के साथ, वो बहुत सारे लोग जो हमसे पूछते हैं कि यार फलां क्या काम करते थे या फलाने एक्टर किस तरह से आए या क्या हुआ. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. बहुत सारी यंगर जनरेशन ने अपने बड़ों से सुने हुए थे ड्रामों के नाम और बातें, और वो नहीं देख पाए थे. और यूट्यूब पर ऑब्वियसली वो हाई क्वालिटी नहीं थी तो कोई भी देखता नहीं था. जब क्वालिटी अच्छी ना हो, ऑब्वियसली आप कंपैरिजन करते हैं दूसरे इंटरनेशनल OTT से, तो वो क्वालिटी अच्छी नहीं होती. तो ये पीटीवी ने बड़ा अच्छा काम किया कि वो पुराने सारे ड्रामे उनको डिजिटाइज करके उनको HD क्वालिटी में कन्वर्ट करके फिर इसके ऊपर दिया. वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की खुसूसी कोशिशों से PTV के सुनहरी दौर के लाजवाल ड्रामों और प्रोग्राम्स को PTV फ्लिक्स के जरिए से हमेशा के लिए महफूज कर लिया गया है. PTV फ्लिक्स का मकसद जहां नाजरीन की इन ड्रामों और शोज से मुतालिक यादें ताज़ा करना है, वहीं PTV के उन बड़े प्रोजेक्ट्स को महफूज करना भी है. PTV फ्लिक्स ऐप को एंड्रॉयड सार्फिन प्ले स्टोर से जबकि आईफोन सार्फिन ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद. साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से जनूबी पंजाब की सियासी शख्सियात ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और शमूलियत का ऐलान किया. पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों में सैयद हारून अहमद सुल्तान बुखारी, चौधरी असगर जट, सैयद जमील शाह, मलिक फैज़ अहमद, राना इंतजार अहमद और मसूद मजीद डाहा शामिल हैं. आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों का खैर मकदम किया. इस मौके पर सैयद यूसुफ रजा गिलानी, सैयद मुर्तज़ा महमूद और सैयद मुस्तफ़ा महमूद भी मौजूद थे. अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा इजलास कतर के दारुल हुकूमत दोहा में जारी है. सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की सदारत में होने वाले इस इजलास में वज़ीर ममलिकत हिना रब्बानी खर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं. मुज़ाकरात में अमरीका, चीन और रूस समेत 25 ममालिक और तंजीमों के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं. तालिबान हुकूमत को दोहा मुज़ाकरात में मदऊ नहीं किया गया. अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल, ख़वातीन की मुलाज़मत और तालीम पर पाबंदी, जामे तर्ज़ हुक्मरानी, इंसदाद दहशतगर्दी और मनशियात की स्मगलिंग जैसे अहम मसाइल मुज़ाकराती एजेंडे में शामिल हैं. वज़ीर ममलिकत ख़ारजा उमूर अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगी. इजलास में पुरअमन, मुस्तहकम, खुद मुख्तार और खुशहाल अफगानिस्तान के मुश्तरका मकासद को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की जानिब से तमाम कोशिशों की हिमायत के अज़्म का इआदा किया जाएगा. नाज़रीन, पाकिस्तान और रशियन फेडरेशन आज सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं. इस मौके पर वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी और रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लावरोव के दरमियान तहनीती खतूत का तबादला हुआ. पाकिस्तान और रूस के दरमियान बाहमी खैरसगाली और एतमाद पर मबनी करीबी कसीर जहती ताल्लुकात हैं. पाकिस्तान और रूस के दरमियान सिफारती ताल्लुकात 1 मई 1948 को कायम हुए. सिक्योरिटी इदारों ने डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबन में खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया. कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का अहम कमांडर जब्बार शाह हलाक जबकि 2 दहशतगर्द जख्मी हुए. हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी इदारों, शहरियों और पोलियो टीम्स पर हमलों और भत्ता वसूली में भी मुलविस था. इस इलाके में कानून नाफिज करने वालों की यह मुसलसल दूसरी कामयाबी है. गुज़श्ता रोज भी एक ऐसे ही ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्दों को हलाक किया गया था. कोयटा में बलूचिस्तान शुहदा फोरम की जानिब से फरीद रईसानी की क़यादत में रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें 200 से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की. शुरका ने बलूचिस्तान में अमन व अमान की खातिर पाक फौज की कुर्बानियों की तारीफ की. पाक फौज बलूचिस्तान की सलामती के लिए हर वक्त तैयार है. कोई भी दहशतगर्द तंजीम मुसल्लह अफवाज के अज़्म को तोड़ नहीं सकती. शुरका का कहना था कि पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ एक चट्टान की मानंद है जिसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता. रैली पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी. तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहां में हैं तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात. दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मेहनत कशों की कुर्बानियों और हुकूक को उजागर करने के लिए यौम मजदूर मनाया गया. रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शकील मलिक. अपना तो फकत है यही जीने का करीना, हाथों में है औजार, माथे पे पसीना. दूसरों की आसाइश पर अपना आराम कुर्बान करने और खुद धूप झेल कर औरों को छाव देने वाले को मजदूर कहा जाता है. जी हाँ, वो मेहनत कश जो मुल्क की तरक्की की बुनियाद और मईशत की बुनियादी इकाई है. खेत खलियान, फैक्ट्रियाँ, कारखाने, दफातर सब उसी के दम से आबाद हैं और जिंदगी पर इसका हक भी उतना ही है जितना दूसरों का. 1 मई जहां हमें 1886 में शिकागो के मजदूरों की कुर्बानियों की याद दिलाता है, वहीं ये दिन इस अज़्म की तजदीद का दिन भी है कि मजदूरों को उनके हकूक की फ्राहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए. हमें एक हेल्दी पाकिस्तान के लिए एक हेल्दी लेबर चाहिए और हेल्दी लेबर के लिए उनकी जो लेबर कंडीशंस हैं उन पर नज़र रखी जाए.
खुद गवर्नमेंट लेवल पे भी रखी जाए, इस तरह ऐसे इदारों को जो है इन्हेंस किया जाए, उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लिखा जाए, उन पर नज़र रखी जा सके। दूसरा मेरा ख्याल है कि जो ये एक इट्स अ जॉइंट वेंचर, जो निजी इदारे हैं उनको भी चाहिए कि वो अपने लोगों को, अपने जो वर्कर्स हैं उनको अच्छी कंडीशंस दें, अच्छी सैलरीज दें, अच्छी जो उनको एजुकेशन, उनके बच्चों को भी इवन फैसिलिटीज़ दें, उनको जो है मेडिकल की सहूलत दें और एक अच्छा लाइफस्टाइल दें। आज पूरी दुनिया में इंसानी वसाइल की तरक्की के इदारे मजदूरों के लिए बेहतर औकात कार, मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें बुनियादी सहूलतों की फराहमी जैसे इक़दाम पर तवज्जो दे रहे हैं ताकि मजदूरों की इस्तेदाद कार से भरपूर इस्तेफादा किया जा सके और माशी तरक्की के अमल में उनके किरदार को मजीद फाल किया जा सके। पाकिस्तान में मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की सूरत-ए-हाल हौसला अफजा है। लेबर डिपार्टमेंट और मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे अपना किरदार अदा कर रहे हैं, ताहम इस हवाले से अभी मजीद इक़दाम की जरूरत है। खुसूसन गैर रस्मी शोबे में काम करने वाले मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन, उनके लिए मुनासिब आमदनी और सर्विस स्ट्रक्चर और जिंदगी की बुनियादी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाना होगी। मोहम्मद शकील मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। यौम मई पर अपने पैगाम में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी मजदूरों की जमात है और इनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती रहेगी। उन्होंने कहा कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लेबर रिफॉर्म्स के जरिए मेहनत कशों के साथ होने वाली नाइंसाफियों का इज़ाला किया। इसी पॉलिसी पर अमल करते हुए पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बेनज़ीर एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत मजदूरों को सरकारी सनती इदारों में शराकतदार बनाया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं, पीपल्स पार्टी मजदूरों के हुकूक पर किसी मसलहत का शिकार नहीं होगी। मजदूर खुशहाल तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि आइंदा इलेक्शन में अगर अवाम ने मैंडेट दिया तो मेहनत कशों के लिए बेनज़ीर मजदूर कार्ड जैसी स्कीम शुरू करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि इमरान खान के दौर में जितना जुल्म मजदूरों, किसानों और तनख्वाहदार तबके पर हुआ, मुल्क की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। यौम मई पर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए ओवरसीज पाकिस्तानियों के वजीर साजिद हुसैन तूरी ने कहा कि मेहनत कशों की फलाह बहबूद के लिए सफर जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स की फलाह के लिए मुख्तलिफ मनसूबे ज़ेर ग़ौर हैं। सहाफ़ियों को EOBI में रजिस्ट्रेशन मिलेगी। इस मौके पर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि ख्वाह कोई भी मजदूर हो, हम सब के दुख साझे हैं। आज एक नए अहद और मुश्तरका जिद्दोजहद का दिन है। और नाज़रीन, हिंदू बिरादरी का 3 रोज़ा हिंगलाज त्यौहार खत्म हो गया। सिंध, बलूचिस्तान और दीगर खुल चुका है और वो एक ऐसी सहूलत है कि जिसके लिए आपको भी और मेरी बहन और मेरी बेटियों और मेरी माओ को भी जो है वो शहर तक का सफ़र करना पड़ता था। तो मुझे ये बड़ा सुकून है कि चले कम से कम ये आसानी हो गई कि वो यहाँ डोर स्टेप के ऊपर अपना मामला जो है वो हल करवाने में जो है वो उनको सहूलत रहेगी। ये 1 साल की जो गवर्नमेंट है, इसमें वो खिदमत जो आपकी तवक्को होनी चाहिए या जो हमारी ख्वाहिश थी, वो इसलिए नहीं हो सकी कि एक तो सूबाई हुकूमत हमारे पास नहीं रही। सूबाई हुकूमत इस दौरान सिर्फ 2 महीने के लिए जो है वो मुस्लिम लीग के पास आई, जब मियां हमजा शहबाज जो थे वो वज़ीर आला थे। तो उस दौरान जो काम हो सकते थे, जो बजट बना उस दौरान, उस बजट में जिन कामों को रखा जा सकता था वो आपके सामने है कि आपके हलके में जो बाईपास है वह पिछले 4 साल से टूटा हुआ था। जब से मैं इलेक्शन के सिलसिला में यहाँ पे आता रहा हूँ, बाईपास की हालत यही थी कि 1-1 फुट का गड्ढा था और वहाँ पे जाना और वहाँ पे सफ़र करना बड़ा मुश्किल था। वो अब जो बना है तो वो भले कोई अपने सर लेता रहे, उसकी वजह यही है कि जब ये बजट बना इस साल का, तो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत थी और हमने कोशिश की और ये तकरीबन कोई 2.5-3 अरब रुपए का मंसूबा बाईपास का जो है ये पास हुआ और अब इस वक्त उसके ऊपर काम हो रहा है और अब वो इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा और उससे आप लोग जो है वो फ़ायदा उठाएंगे।
लेकिन इससे ज़्यादा काम हो सकता था। एक हॉस्पिटल और एक कॉलेज का भी यही जंग रोड के ऊपर जो है वो जगह मौजूद थी, तो वो जगह भी हमने मुख्तस करवा दी, लेकिन उसके लिए फंड्स अवेलेबल ना हो सके क्योंकि हुकूमत 2 माह बाद ख़त्म हो गई। लेकिन वो जगह हमने मुख्तस करवा दी। अब उस जगह को कोई MNA कोई MPA जो है कोई उसको अलॉट नहीं करवा सकेगा। वहाँ पे अब जब भी बनेगा हॉस्पिटल ही बनेगा, और जब भी बनेगा वहाँ पे कॉलेज ही बनेगा हमारी बहनों और बेटियों के लिए। लेकिन इससे ज़्यादा काम हो सकते थे अगर इस 1 साल में जो है वो कोई इस मुल्क में कोई सुकून होता, सियासी इस्तेहकाम होता। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा फर्द जो कि बजाते ही एक फितना है, जिसका मकसद मासवाए अफरा तफरी और अनारकी पैदा करने के और कोई काम नहीं है, उसे जब से अरूज या शनाख्त मिली है, उसने 2014 में सबसे पहला काम ये किया कि धरना दिया। 126 दिन वो जाके इस्लामाबाद में बैठा रहा, और 126 दिन में वो वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ जो उस मुल्क का वजीर आज़म था उसे गालियाँ निकालता रहा और ये कहता रहा कि मैं तुम्हें गिरेबान से पकड़ के घसीटूंगा और मैं जो है वो तुम्हें जो है वो यहाँ पे रहने नहीं दूंगा। 126 दिन बाद उस वक्त इस मुल्क में दहशत गर्दी का आलम ये था कि हर रोज धमाके होते थे, और लोड शेडिंग का आलम यह था कि 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी। मियां नवाज शरीफ ने चीन के साथ CPEC का मुआहदा किया, जिस मुआहदे के बाद उस मुआहदे की रूह से इस मुल्क में मोटरवेज बनने थे जो कि बने बाद में। उस मुआहदे की रूह से इस मुल्क में दहशत गर्दी के खिलाफ जो है वो जंग होनी थी, जो कि हुई बाद में। उस मुआहदे की बुनियाद पे इस मुल्क में बिजली के कारखाने लगने थे जो कि बाद में लगे, और इस मुल्क से लोड शेडिंग दूर हुई। लेकिन उस दौरान जब चाइनीज सदर ने यहाँ पे आके मुआहदा करना चाहा तो इस बदबख्त ने वहां से उठने से इनकार कर दिया। इसने कहा कि जी नहीं जी, मैं तो अपना एहतजाज जो है ये मुलतवी नहीं कर सकता, और वो विजिट जो है वो 1 साल लेट हुआ। वो CPEC का मंसूबा 1 साल जो है वो लेट हुआ। बिल आखिर दिसंबर में जब वहाँ पे APS, आपके इल्म में है कि वहाँ पे वाक़या हुआ जहाँ पे दहशत गर्दों ने एक स्कूल पे ऊपर हमला करके हमारे मासूम बच्चों को जो है वो कोई 150-200 की तादाद में शहीद किया, तो फिर इसे जो है वो वहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा लपेटना पड़ा। और ये 1 दिन पहले तक जो मियां नवाज शरीफ को कहता था कि मैं तुम्हें गिरेबान से पकड़ के तुम्हें मैं बाहर घसीटूंगा, मियां नवाज शरीफ ने अगले दिन इसे फोन करके कहा कि खान साहब, मुल्क में दहशत गर्दी है, मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं, ये मुल्क आपका और मेरा हम सब का है, इसे हमने सब ने मिलके बनाना है और इसको महफूज करना है, आप तशरीफ लाएं। मैंने तमाम सियासी जमातों को बुलाया है और तमाम सियासी जमातों के साथ बैठ के हम कोई फैसले करने चाहते हैं कि मुल्क से दहशत गर्दी जो है वो ख़त्म हो। ये था एक ऐसा रवैया जो एक लीडर का रवैया होता है, जो कि एक सियासतदान का रवैया होता है। अगर कोई सियासतदान ये कहे कि मैं तो अपने मुखालफों को देख नहीं सकता, ये तो सारे चोर हैं, ये तो सारे डाकू हैं, मैं तो इनके साथ बैठ ही नहीं सकता, मैं तो बेहतर है कि इनके साथ बैठने से पहले मर जाऊं, तो फिर वो मुल्क आगे नहीं बढ़ते, वो मुल्क जो है वो तरक्की नहीं करते। उन मुल्कों में जमहूरियत नहीं होती, उन मुल्कों में फिर भूख होती है, उन मुल्कों में फिर जो है वो इकॉनमी का बट्टा बैठता है, उन मुल्कों की करेंसी जो है वो इसी तरह से बेवकत होती है
जिस तरह से आज आपका रुपया जो है वो बेबुकत है, उन मुल्कों में फिर उसी तरह से महंगाई होती है और आम आदमी का और गरीब आदमी का जो है वो जीना मुश्किल हो जाता है, जिस तरह से अब पाकिस्तान में हुआ है। उस वक्त जब मियां नवाज शरीफ ने सबको बिठाया तो उसके नतीजे में इस मुल्क से दहशतगर्दी खत्म हुई, वरना फौज तो पहले भी थी, पुलिस पहले भी थी, रेंजर्स पहले भी थे, तो पहले क्यों ना खत्म हो गई। लेकिन जब पूरी कौम का एक फैसला हुआ, पूरी कौम मुत्तहिद हुई, तो उसके नतीजे में जो है वो दहशतगर्दी जो है वो खत्म हो गई। और आज भी KPK में हालात खराब हैं और उनकी खराबी की वजह भी यही है कि इन्होंने अपनी हुकूमत के दौर में तालिबान को, TTP को जो है वो वापस आने का मौका दिया। लेकिन फिर भी आप पंजाब देख लें कि अल्लाह के फजल से पंजाब जो है वो आज भी महफूज है और पंजाब आज भी दहशतगर्दी से महफूज है। तो उसके नतीजे में जब कौम मुत्तहिद हुई तो मसले हल हो गए। वो मामलात जो पहाड़ जैसे थे, जो साल हा साल से मुल्क को खाए जा रहे थे, वो मसाइल हल हो गए। जब मिल के बैठते हैं लोग तो मसाइल हल होते हैं। जब लोग आपस में गुफ्तगू करते हैं तो मसाइल के हल का रास्ता जो है वो सुझाई देता है। लेकिन जब नफरत बीच में आ जाए, तकब्बर बीच में आ जाए, तो उस मुल्क से क्या, उस घर से रिज़्क जो है वो रूठ जाता है, उस घर में जो है वो भूख पड़ जाती है। अब जो आज हम सोच रहे हैं कि हमारे हालात ये क्यों हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है कि उस वक्त इत्तफाक हुआ, आपकी जो है वो दहशतगर्दी के ऊपर आपने काबू पाया, बिजली के कारखाने लगे, CPEC का मुआहदा हुआ और पाकिस्तान से 20-20 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो दूर हो गई 4 सालों में 2017 तक। लेकिन इस बदबख्त ने अपना काम जारी रखा। इसने अगर वो धरना तो इसे उठाना पड़ा, लेकिन बाद में कभी लॉन्ग मार्च, कभी शॉर्ट मार्च, कभी एहतजाज, कभी जलसा, कभी जुलूस, जलसों में गालियां, ये काम इसने जारी रखा। और उसके बाद फिर एक साजिश के तहत इसके साथ इस्टेब्लिशमेंट ने इसका साथ दिया। इस्टेब्लिशमेंट से कुछ लोग जो कि अब इकबाली हो चुके हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और जनरल फैज साहब जो हैं वो अब ऑन रिकॉर्ड हैं कि जी हमने ये काम किया, हमने जजेस को मैनेज किया, हमने 2 साल बड़ी मेहनत की मियां नवाज शरीफ को हुकूमत से निकालने के लिए। जो शौकत सिद्दीकी है, हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जज, वो कहते हैं कि जनरल फैज मेरे पास तशरीफ लाए और कहा कि हम मियां नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को सजा देने वाले हैं, तो आप उनकी जमानत तो नहीं ले लेंगे। उन्होंने कहा कि जब केस मेरे पास आएगा तो मैं फिर देखूंगा। तो उन्होंने कहा, जनरल फैज ने कहा कि नहीं, ये तो हमारी 2 साल की मेहनत है, अगर आपने जमानत ले ली तो हमारी तो 2 साल की मेहनत ज़ाया चली जाएगी। ये बात को मैं अपने पास से नहीं कर रहा, ये ऑन रिकॉर्ड है। ये जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी, ये ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने ये बात बताई है, ये बात लिखी है उन्होंने। उन्हें कहा गया कि आपको हम चीफ जस्टिस बना देंगे, आप ये काम करें। उन्होंने कहा जी जब केस मेरे पास आएगा तो मैं देखूंगा। उनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया और उन्हें भी जो है वो घर भिजवा दिया गया। बंदा इनसे पूछे, जो अब ये किरदार जो है ये यहीं पे मौजूद है, जजों को मैनेज किया गया। ये बाबा रहमते जो बना हुआ था चीफ जस्टिस साकिब निसार, जबकि ये साबित तो बाबा रहमते हुआ इस मुल्क के लिए। इसे कोई पूछे कि भाई तुम उस वक्त क्या करते थे, तुमने बाकायदा साजिश करके इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला के तुमने मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो फैसला किया, उसे सजा दी कि आपने
अपने एसेट्स शो नहीं किए। यानी हर आदमी ने, कोई MNA हो, MP हो, मिनिस्टर हो, उसने बताना होता है कि मेरे पास कौन कौन सा एसेट है। उन्होंने कहा कि जी आपने एक कंपनी में मुलाजमत की है जो कि आपके बेटे की थी, तो वहां से जो तनख्वाह आपने लेनी थी वो नहीं आपने बताई। तो बताया गया कि जी वो तनख्वाह तो ली नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चलो ली तो नहीं है, लेकिन आप ले तो सकते थे ना, लिहाजा आप वजारत उज़्मा से बाहर। आप नाहल, और नाहल भी कोई साल 2 साल के लिए नहीं, सारी उम्र के लिए। यानी इस किस्म के जो है वो फैसले किए गए। और आज उन लोगों के ऊपर अल्लाह की लानत जो बरस रही है, तो ऐसे बरस रही है कि अब उसके बेटे की एक टेप जो है वो ऑडियो टेप वो अब चल रही है, उसमें वो PTI का टिकट बेचने का जो है वो 1 करोड़ 20 लाख रुपया मांग रहा है। और जिस बंदे से मांग रहा है कह रहा है कि अगर तुमने ना दिए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, जबकि वो इस वक्त चीफ जस्टिस का बेटा नहीं है। आप मुझे बताएं कि जिसकी औलाद, जिसके रिश्तेदार अब जो है वो लोगों की टांगे तोड़ के उनसे जो है वो करोड़ों रुपया रिश्वत वसूल कर रहे हैं, जब वो चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त वो क्या करते रहे होंगे। उस वक्त उन्होंने पनामा के केस में नवाज शरीफ को नाहक सजा देने के लिए पता नहीं कितने करोड़ लिए होंगे, और बाकी मामलात में जो है वो क्या गंद फैलाया होगा। लेकिन मामला यह है कि इस गंद फैलाने का और ये फैसले करने का जो पाकिस्तान को सजा मिली है, जो पाकिस्तान का नुकसान हो, उसका जिम्मेदार कौन है। मियां नवाज शरीफ तो चलो एक इंसान है, वो तो चलो अपने आप को तसल्ली दे देगा कि ठीक है, जैसे अल्लाह को मंजूर था, अल्लाह ने मेरे ऊपर करम किया, मुझे 3 बार जो है वो वज़ीर आज़म बनाया। चले, अगर उस वक्त जो है वो मैं नहीं रहा तो मेरा नुकसान हुआ, लेकिन जो इस मुल्क का नुकसान हुआ है, जो इस मुल्क के करोड़ों लोगों का नुकसान हुआ है, ये अगर साजिश ना होती तो क्या मई 2018 में इस मुल्क में डॉलर जो है वो 110-11 रुपए का नहीं था? क्या इस मुल्क में आटा जो है वो 35 रुपए किलो आम आदमी को नहीं मिल रहा था? क्या इस मुल्क में चीनी जो है वो 50 रुपए जो है वो किलो नहीं थी? पेट्रोल जो है वो 65 रुपए का लीटर नहीं था? आम आदमी जो है वो अपनी जैसी भी उसकी कमाई थी या जितनी भी थी, उसमें बाइज्जत तौर पे जो है वो रोटी तो खा रहा था। और पाकिस्तान जो है वो 6.2 शरे नमू से जो है वो तरक्की कर रहा था। पूरी दुनिया ये कहती है कि 6% से ऊपर 7 और 8% तक जो मुल्क तरक्की करे और मुसलसल 3-4 साल तरक्की करता रहे, उस मुल्क में कोई भूखा नहीं सो सकता, उस मुल्क में दवाई के बगैर नहीं कोई मर सकता, उस मुल्क में जो है वो कोई बेरोजगार नहीं होता, उस मुल्क में लोग बाहर से आते हैं रोजगार तलाश करने के लिए, वहां पे काम करने के लिए। लेकिन क्या जरूरत थी, क्या वो कौन सा वो मिशन था कि इस बदबख्त को, इस फितने को जो है वो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया। 2018 के इलेक्शन में जबरदस्त जो है वो धांधली की गई। मेरे इलेक्शन में इसी हलके में आपको बेशुमार लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि यहाँ पे मेरा मुखालफ उम्मीदवार कहता था मेरी गिनती 40,000 से शुरू होनी है। हो सकता है 40 से नहीं तो 20 से शुरू हुई हो, लेकिन हमारे वोटों की तादाद इतनी थी कि वो फिर भी उनकी गिनती जो है वो कम पड़ गई। यहाँ पे लोगों को बुला बुला के एक दफ्तर में बैठा के उन्हें जो है वो धमकियां दी जाती रही, उनको जो है वो लालच दिया जाता रहा। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने हमें कामयाबी दी, लेकिन पूरे मुल्क में उन्होंने रिजल्ट को तब्दील करके जो है वो इस फितने को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया। अब ये कहा जा रहा है कि जी ये जो है वो जो 5 साल में इस मुल्क में तबाही हुई है, उसको जो है वो प्रोपेगेंडे के जरिए से झूठ बोल के जो है वो कोशिश की जा रही है कि लोगों को ये बताया जाए
کہ نہیں میرے دور میں جب میں 4.25 سال اس ملک میں مسلط رہا تو اس وقت تو جو ہے وہ رابی چین لکھتا تھا. اس وقت وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پنسرا میں عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ حلقے کے مسائل حل کرنا ترجیح ہے. مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں جن منصوبوں کا آغاز ہوا تھا ان کی تکمیل یقینی بنا رہے ہیں. اور ناظرین، ہندو برادری کا 3 روزہ ہنگلاج تہوار ختم ہو گیا. سندھ، بلوچستان اور دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے ہندو یاتریوں نے سالانہ تہوار میں شرکت کی. رپورٹ کر رہے ہیں کوئٹہ سے وقار احمد. ہنگلاج کے سالانہ تہوار میں راجستھان کے روایتی پہناوے، کوہنیوں تک سفید اور سرخ چوڑیوں اور زیورات پہنے خواتین، تہوار کی مناسبت سے زرد اسکارف پہنے مرد پاکستان اور بیرون ملک سے بھی ہنگلاج مندر کی یاترا کو پہنچے. زیادہ تر لوگ ہنگلاج یاترا کی روایات کو پورا کرنے کے لیے سندھ کے صحرائی علاقے تھر، چھاچرو، مٹھی، اسلام کوٹ، عمر کوٹ، سانگڑ اور میرپور خاص سے طویل فاصلہ پیدل طے کر کے بھی پہنچے. ہنگلاج کی رسومات کو پورا کرتے ہوئے یاتریوں نے مندر اور ہنگول کے بلند مقامات کے چکر لگائے اور دیگر مذہبی رسومات بھی ادا کی. بڑی تعداد میں آنے والے لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہب اور لسبیلا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے مکران کوسٹل ہائی وے پر 3 سہولت سینٹرز بھی بنائے. میڈیکل کیمپس میں فری چیک اپ اور فری دوائیں بھی فراہم کی گئیں. لیویز، پولیس اور کوسٹ گارڈز مسلسل یاتریوں کی سیکیورٹی پر رہے. وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ. مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی طرف سے ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے. KMS کے مطابق بھارتی فوج نے گزشتہ ماہ 3 بے گناہ کشمیریوں کو شہید جبکہ 94 افراد کو گرفتار کیا. گزشتہ 4 ماہ کے دوران قابض فورسز نے جاری کارروائیوں میں 21 بے گناہ کشمیریوں کو شہید جبکہ 50 شہریوں کو زخمی کیا. متعدد سیاسی کارکنوں، نوجوانوں، طلباء اور صحافیوں سمیت 400 سے زائد شہریوں کو گرفتار بھی کیا گیا. ان میں سے متعدد افراد کے خلاف پبلک سیفٹی ایکٹ جیسے کالے قوانین کے تحت جھوٹے مقدمے درج کیے گئے. حریت قیادت کا کہنا ہے کہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر کا حالیہ خطاب اس بات کا ثبوت ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ حق خود ارادیت کے لیے اپنی جدوجہد میں تنہا نہیں. کل جماعتی حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد، میر شاہد سلیم، عبدالاحد پرہ، یاسمین راجہ، فریدہ بہن جی اور دیگر رہنماؤں نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ جدوجہد آزادی کے لیے آرمی چیف کی غیر متزلزل اور بھرپور حمایت کشمیری عوام کے لیے تقویت اور حوصلہ افزائی کا باعث ہے. خبرنامے میں ویدر اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالقدیر. ناظرین، گزشتہ 24 گھنٹے میں خیبر پختونخوا اور پنجاب کے بالائی علاقوں، بلوچستان اور کشمیر میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی. حافظ آباد میں 45 ملی میٹر، سیالکوٹ 29، قصور 18، نارووال 17، گجرانوالہ 13، گجرات 11 اور چکوال میں 10 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. آزاد کشمیر میں گڑی دوبٹہ 29، مظفر آباد 27، کوٹلی 22، راولاکوٹ 15، پشاور 23، دیر 22 اور پارا چنار میں 8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. راولپنڈی، بالاکوٹ، مردان، سید الشریف، قلات، دالبندین اور حزدار میں بھی کہیں کم بارش ہوئی اور کہیں بادل جم کر برسے. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے متعلقہ وفاقی اور صوبائی اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ صورتحال کی کڑی نگرانی کی جائے اور شہریوں کی مدد کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں. وزیراعظم نے کہا کہ تمام محکمے اشتراکی عمل سے کام کریں. نیشنل ہائی وے اتھارٹی بین الصوبائی قومی شاہراہوں کی مانیٹرنگ کرے اور لسبیلا میں کوئٹہ اور کراچی شاہراہ سمیت کوئٹہ سبی شاہراہ پر بولان کے مقام پر ٹریفک کی روانی کے لیے مؤثر انتظامات کو یقینی بنایا جائے. اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی. تو سب سے پہلے خیرپور کی بات کریں گے جہاں پہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ڈیرہ اسماعیل خان میں 37، فیصل آباد 31، سرگودا 33 جبکہ ملتان میں 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اور اب آخر میں چند بڑے شہروں کے درجہ حرارت. سب سے پہلے اسلام آباد کی بات کریں گے. اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. لاہور 28، کراچی 33، پشاور 31 جبکہ کوئٹہ میں 26 ڈگری سینٹی گریڈ رہا. یہ تھی موسم کی تازہ ترین صورتحال.